पीपल्स पार्टी एक पीपल्स चार्टर ऑफ द इकोनॉमी दिलवाएगी। जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज मुस्लिम लीग नहीं पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। महंगाई का मुकाबला करना है तो हिम्मत सदर जरदारी जैसा होना चाहिए। हर मौसम में हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज जैसा कि आप देख रहे थे बलूचिस्तान में क्वेटा में एक बार फिर मैदान सजा और इस बार ये मैदान सजाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके यौम तासीस के मौके पर। बिलावल भुट्टो ने इंटरेस्टिंगली पहले तकरीर की और फिर जरदारी साहब ने दूसरे नंबर पर तकरीर की। ऐसा आमूमन होता नहीं है, लेकिन बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने नून लीग के हवाले से एक बार फिर अपनी तनकीद के ऊपर उनको रखा, लेकिन इस बार महंगाई के हवाले से, और कहा कि आज नून लीग को महंगाई लीग के नाम से पुकारा जा रहा है। बिलावल साहब ने मजीद कहा कि किसी किस्म की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, अगला प्राइम मिनिस्टर जियाला ही होगा और हम सरप्राइज देंगे। इसके अलावा एक बात जो वो कई दिनों से दोहरा रहे हैं, खुद को वो नौजवानों का रिप्रेजेंटेटिव करार दे रहे हैं, इस बात को भी दोहराया। कहते हैं कि नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं करेगा, मैं करूंगा, मैं नौजवानों की उम्र का हूं और मुझे उनके मसाइल का इल्म है। ये तमाम बातें बिलावल साहब ने एक बयानिए के तौर पर क्वेटा के अवाम के सामने पेश की, लेकिन फिर जब जरदारी साहब का खिताब आया तो उन्होंने एक बार फिर से, हम अपने तजिए में ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ हद तक पानी फेर दिया। जिस तरीके से वो नौजवानों को एक बार फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश बिलावल साहब कर रहे थे, उसके ऊपर जरदारी साहब ने कहा कि जो हमें आता है वो हम बिलावल को सिखाएंगे, नौजवानों का लीडर इनको बनाना है और बिलावल कम उम्र तरीन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसके ऊपर मैं ज़रूर ये कि डिस्कशन आज के अपने मेहमानों से करना चाहूँगी कि क्या ये एक अमूमी सी बात है जिस किस्म का रवैया अपनाया जा रहा है। जरदारी साहब बार बार इस किस्म का एक तासुर देते हैं कि बिलावल साहब अभी सीख रहे हैं, या फिर हम कुछ बिटवीन द लाइन ज़्यादा ही इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर ज़रूर बात होगी। दूसरा, ये कैसा रहा उनका दौरा, इत्तलात थी कि कोई शख्सियात आज शायद अनाउंस किया जाएगा, उनके साथ शमूलियत इख्तियार कर रही हैं बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसी कोई अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली नहीं। किस हद तक पीपल्स पार्टी के लिए बलूचिस्तान के अवाम को मुखातिब करना, उनके दरमियान मौजूद होना उनके लिए कारगर साबित होगा, या मुस्लिम लीग नून ही इस मैदान के ऊपर आगे आगे हमें नजर आएगी। सरप्राइज देने की जो दावे हैं बिलावल साहब के, उसमें कितनी हकीकत है, इसके ऊपर बात हम एक मेनली हमारा एक टॉपिक आज ये होगा पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स के हवाले से। दूसरी बात हम पीटीआई के हवाले से करेंगे, क्योंकि आज एक ये भी खबर रिपोर्ट हुई, चेयरमैन पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया है और इस बार ये मुतालबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से किया गया है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने जो लेटर लिखा है उसके अंदर उन्होंने सियासतदानों की गुमशुदगियों के हवाले से बात की और गिरफ्तारियों के हवाले से कमीशन बनाने का चीफ जस्टिस से मुतालबा किया। इसमें यह बताना ज़रूरी है कि सदर मुमलिकत ने भी कुछ अर्सा पहले ये लेवल प्लेइंग फील्ड के सवालात उठाए थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ही दिनों बाद केयर टेकर हुकूमत प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्होंने कहा कि उनको मुकम्मल एतमाद है इस केयर टेकर सेटअप के ऊपर। तो किस हद तक पीटीआई चेयरमैन के इस खत का असर होगा और चीफ जस्टिस का क्या रद्द-ए-अमल इसके ऊपर हो सकता है मुमकिन, इसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन इसके ऊपर पीटीआई के हवाले से जो उनका मुतज़ाद बयानिया है, चेयरमैन पीटीआई कौन होगा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में, उसकी कौन कैंडिडेट होगा, इसके ऊपर एक बहुत ही हमें नज़र आ रहा है कि एक मुतज़ाद बयानात की वजह से कॉन्फ्लिक्ट की सी सूरत हाल भी है और कुछ मालूम नहीं हो रहा कि असल पीटीआई की पोजीशन इस मामले के ऊपर क्या है। माइनस इमरान की जो बात हो रही है, इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने आज के मेहमानों से कि ये किस हद तक ये तासुर दुरुस्त है और कैसा फैसला होगा अगर पीटीआई चेयरमैन के लिए इमरान खान के अलावा कोई और कैंडिडेट होगा। मेरे साथ क्योंकि मैं आज कराची स्टूडियो खातिब हूँ, मेरे साथ नादिया नकी साहिबा मौजूद हैं, इमदाद सोमरो साहब हमारे साथ हैं और शाहिद रिंद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शाहिद रिंद साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी क्योंकि आप बलूचिस्तान की एक्टिविटी को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हम आपसे इस हवाले से गाहे बगाहे जानने की कोशिश करते रहते हैं। ये आज जिस तरह हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि बलूचिस्तान का रुख तभी किया जाता है जब किसी की हुकूमत गिरानी हो या अपने नंबर्स पूरे करने हो, पीपल्स पार्टी ने जो आज पड़ाव किया है, इस जलसे को आपने कैसे देखा? कुछ हासिल होगा इनको? किसी शख्सियत की शमूलियत की बात हो रही थी लेकिन स्टेज पर हमने आज ऐसा कोई ऐलान सुना नहीं है। अब सर देखें, बलूचिस्तान का इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया और मेरा ख्याल है, जहाँ तक कि मेरी अपनी जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है या जो माजी की बात करता हूँ,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के हवाले से अगर पावर शोज हम देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के भी हमने अपनी आंखों से देखे, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के ज़माने की चीज़ें हमने तस्वीर में देखी। एक अच्छा पावर शो था बलूचिस्तान में। और मेरी मालूमात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अपनी चेस बोर्ड सेट की है बलूचिस्तान की, आने वाले दिनों में वो बहुत मुश्किलात पैदा करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। बलूचिस्तान में जो चेस बोर्ड उन्होंने सेट की है, अगर उनकी चालें उनके सेट किए गए गेम के मुताबिक कामयाब होती हैं तो वो एक बड़े स्टेक होल्डर ना सही लेकिन एक ऐसे स्टेक होल्डर बलूचिस्तान में ज़रूर बन सकते हैं जिसके नतीजे में या तो हुकूमत उनकी मदद से बनेगी या फिर स्ट्रांग अपोजिशन होगी। तो मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब ने जो राब्ते किए हैं, आज गो के हमें स्टेज से नज़र नहीं आई चीज़ें, लेकिन जो राब्ते हो रहे हैं या जिन राब्तों को करने की कोशिश हो रही है उसमें डेवलपमेंट हो सकती है। और अगर डेवलपमेंट होती है तो फिर एक चीज जहन में रखिएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब भी वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है, वो तैयार इलेक्टेबल्स की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है दोनों की जो हिकमत अमली है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो जब इलेक्टेबल्स के साथ ही उन्होंने जाना है तो जो बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं, लापता अफराद से शुरू करें, बैड गवर्नेंस, करप्शन, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके यही इलेक्टेबल्स या यही जमातें जो इससे पहले भी बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में मौजूद हैं और हर किसी ने अपनी बारी पिछले 20 सालों में ली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान में कुछ बदलेगा। लेकिन एक जो अहम खबर है, जो अहम बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि जरदारी साहब ने बलूचिस्तान का रुख इसलिए किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है बहुत इलेक्टेबल्स जाके मिले और इस वजह से उन्होंने रिएक्ट किया है। मेरी इत्तलात इससे मुख्तलिफ हैं। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की मईशत का बेल आउट पैकेज बलूचिस्तान है, यही अंदाज़ा जरदारी साहब को भी है। और मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ दिन कबल एक कारोबारी शख्सियत हैं जो बड़ी करीब समझी जाती हैं मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के, उनकी एक अहम जो माइन है चागी में, वो कैंसिल की गई है। जरदारी साहब को सिर्फ पॉलिटिकल झटका नहीं लगा बलूचिस्तान में, उनको जरा बिजनेस का झटका भी लगा है। तो जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ बलूचिस्तान का रुख किया है बल्कि अब इत्तलात ये हैं कि वो कुद्दूस बिजंजो जो उनके पास आने को तैयार नहीं थे, अब वो उन्हें भी पार्टी में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मुमकिन है कि ये कोशिश कामयाब। और कोई शख्सियात हैं जिनकी तरफ तवज्जो है इस वक्त जरदारी साहब की? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक जो सरदार सरफराज डोमकी हैं उनके साथ मामलात तकरीबन तय हो चुके हैं। उनकी एक मुलाकात भी कराची में हो चुकी है और मेरी मालूमात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में सरदार सरफराज डोमकी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जरदारी साहब जो है वो कुछ छोटे पॉकेट्स को मिलाकर कुछ अलाइंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में और खासकर नसीराबाद पे उनकी नजर है। तो अगर उसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो अभी तक जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं, अगर वो जरदारी साहब की सेट की हुई चेस बोर्ड पे खेलते हैं तो मेरा ख्याल है एक अच्छा नंबर पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में ले सकती है। सोमरो साहब, रिन साहब जिस तरह की हमें इत्तलात भी दे रहे हैं और तबसरा पेश कर रहे हैं, बेशक हवाओं के रुख का तो इल्जाम लगाया जा रहा है कि मियां साहब की तरफ ही हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जरदारी साहब को टफ टाइम देने की पोजीशन में है इस वक्त बलूचिस्तान की हद तक? आसिफ जरदारी साहब ने वहां पर बहुत अरसे से जो है काम शुरू किया हुआ था। बड़े बड़े इलेक्टेबल्स वो पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल करवा चुके थे। बीएपी की हद तक, जो बीएपी के अंदर जो दरारें थी, जाहिर उसकी वजह से कुछ लोग उस तरफ चले गए और कुछ लोग, जिस तरह खबरें कल से चल रही थी, कुद्दूस बिजंजो जो दोबारा पीपल्स पार्टी में के साथ राब्ते में दोबारा वापस आना चाह रहे, तो वहां पर जरदारी साहब ने बहुत पहले काम किया था। कई अजला बलदियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के को ज्वाइन करने वाले जो वहाँ के अपना सरदार है, रईस है, वडेरे हैं, वो जीत चुके हैं, जिनको पीपल्स पार्टी डायरेक्ट क्लेम कर सकती है कि वो उन्होंने बलदियाती इंतखाबात में जीते हैं। तो अगर पॉलिटिकल जो नेशनल लेवल की पार्टियों का अगर मुआवजा हम करें तो उसमें मुस्लिम लीग नून से मुझे लगता है, शायद हो सकता है मुझे मेरी इस बात की तारीफ करें कि उसमें मुस्लिम लीग नून की निस्बत शायद पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा एज हासिल है। उसकी वजह यह है कि वो बहुत पहले से वहां पर काम कर रहे थे। और दूसरी चीज, जो जब दौरा हुआ था मुस्लिम लीग नून के क़यादत का, मियां नवाज शरीफ साहब का, तो उसके बाद आपको बलूचिस्तान में उस तरह की कोई एक्टिविटी फॉलो अप पे नजर नहीं आई। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कोई इत्तेहादियों के साथ कोई मजीद इंगेजमेंट्स होती, तो मुझे नजर नहीं आई। तो अभी उनके मुस्लिम लीग नून के लिए भी मेरा ख्याल है काफी सवालात हैं। जाहिर है पीपल्स पार्टी पहले के सारे बशमूल बीएपी उनको वो अपने साथ मिला लेगी, तो पीपल्स पार्टी का वो जरूर जो कोशिश थी उसको नुकसान पहुंचा है।
लेकिन इस तरह भी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून सारा कुछ समेट कर अपनी तरफ लेकर जाएगी, इस तरह भी नहीं है। टफ टाइम मिलेगा और पीपुल्स पार्टी ठीक ठाक वहां पर बतौर जमात, जितना कौमी जमातें वहां से 2, 4, 5 सीटों जितनी होती है उसमें पीपुल्स पार्टी ठीक ठाक मुकाबला करेगी। और मुझे लगता है कि पीपुल्स पार्टी को ज्यादा एज हासिल है मुस्लिम लीग नून की। नादिया, जिस तरह आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है ये, लेकिन जो जिस तरह सुमरो साहब भी बात कर रहे हैं, नून लीग का जो कॉन्फिडेंस था वो इस बलूचिस्तान के दौरे के बाद उरूज पर पहुंच गया, लेकिन यकीनन हमें फॉलो अप उस हद तक नजर नहीं आया मामले के ऊपर। ये अब क्योंकि मियां साहब के केसेस का मामला भी था, उनकी जमात कहती है कि उसके बाद खुलकर मामला को सामने रखा जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी जो कहती है, चले ये तो एक बहुत विशुअल थिंकिंग भी हो सकती है कि जियाला होगा अगला प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सरप्राइज कोई देने की पोजीशन में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त? थैंक यू अफसा। बिल्कुल, जरदारी साहब की देखिए जितनी भी सियासत है, अगर आप उसको माजी में भी देखें तो वो एक लंबी पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं चलते। वो नंबर के खिलाड़ी भी नजर आते हैं, जिस तरह की जोड़ तोड़ की सियासत जरदारी साहब अब तक करते नजर आए हैं हमें, वो चाहे सेनेट के इलेक्शंस हों या उसके बाद जो मामला थे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, तो ये ऐन मुमकिन है। और जरदारी साहब जिस हिसाब से देखिए, एक तो होता है कि अगला वजीर आजम जियाला होगा, वो एक चलें बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस वक्त जो माहौल नजर आ रहा है उस माहौल से नहीं लगता कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो जियाला हो सकता है। लेकिन जब जरदारी साहब ने बात करनी शुरू की इस तमाम अग्रेसिव पॉलिटिक्स जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी करते नजर आ रहे थे, उसके बाद जिस वसूख और जिस एतमाद से वो कह रहे हैं कि हम सरप्राइज देंगे, यानी बहुत सारे एंड्स के ऊपर वो काम करते नजर आ रहे हैं। और यकीनन उनके पास कोई ऐसी चीज जरूर है जिससे वो सरप्राइज दे भी सकते हैं। जिस तरह से ये दोनों हमारे कॉलीग्स कह रहे थे कि चैलेंज भी कर सकते हैं, देखिए जो बाप पार्टी है बज़ाहिर तौर पर हमें जरूर नजर आया कि वो ग्रुप हो गए दो अलग, लेकिन वो जो एक ग्रुप बाकी है, ऐसा नहीं है कि बाप पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया हो। अगर खत्म करनी होती तो फिर उसके बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा हिस्से बकरे हो चुके होते, लेकिन उसको भी रखा गया है और उसमें से एक चंक जो है वो उठ करके एक ग्रुप चला गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। फिर जरदारी साहब बहुत अरसे से बलूचिस्तान पे काम कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने तो एक ट्रिप किया है, तो इसलिए आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर वाकई जरदारी साहब कोई सरप्राइज देते नजर आएंगे और वो वहां बैठकर जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एन मुमकिन है कि अगर वो एक मजबूत ऑपोजिशन बन के भी सामने आ सकते हैं, एक ऐसी ऑपोजिशन भी बन के सामने आ सकते हैं जो चैलेंज कर सके। और अब आप याद रखिएगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हुआ और उसके बाद बार बार इसे बताया जाता है कि ये एक आईनी तरीक़ेकार था जो कि बिल्कुल दुरुस्त था, तो अब ये सियासत में इसका इस्तेमाल या इस मोडस ऑपरेंडी को टाइम एंड अगेन एक्सरसाइज किया जा सकता है जब इक्तदार के ऐवानों में जो कोई भी बैठे उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। नादिया, एक और बात भी कहिएगा, ये जो पॉलिसी हम देख रहे हैं, मैं काफ़ी दिलचस्पी रखती हूँ इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि बिलावल साहब काफ़ी दिन से खुद को प्रेजेंट कर रहे थे एक लीडर के तौर पे, नौजवानों का बिलखुसूस लीडर। ये बात अंडरस्टैंडेबल भी है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है नौजवान लोगों की और उनको एड्रेस नहीं कर रहा कोई और पॉलिटिशियन। और आप तो बिलावल साहब आज ये भी कह रहे थे कि मैं नौजवानों की उम्र का हूँ, उनके मसाइल को समझता हूँ, लेकिन जरदारी साहब उनकी तकरीर के फौरन बाद आकर जब बारहा और उस इंटरव्यू में भी और ये इस तकरीर के अंदर भी मुसर नजर आते हैं, इनको सिखा के हम सिखाएंगे बिलावल को भी, ट्रेनिंग होगी इनकी। आप समझती हैं पॉलिटिकली इस चीज़ का नुकसान होता है कि जब आप अपने आप को एक मैच्योर इंसान के तौर पर प्रेजेंट करें और आपके वाले साहब आकर जो पार्टी के को चेयरमैन भी हों बार बार ये कहें कि अभी सीख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से जो नुकसान पहुंचना था अफसा वो लास्ट में पहुंचा था जब जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि टिकट जो है वो उनकी साइन से होगा, बिलावल अभी अंडर ट्रेनिंग है। उसके बाद के मामलात आपने देखा कि दुबई में जिस तरह से दौड़े लगी, बजाहिर तौर पे पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वो एक फैमिली की तस्वीर नजर आई। लेकिन हमारे जो इनसाइड सोर्सेज हैं विद इन पीपल्स पार्टी, उनसे हमें यह पता चला कि जाहिर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इससे पर्टर्ब थे, नाराज थे और एक अच्छा मैसेज नहीं गया। आज जिस तरह की बातें दोनों ने अपनी अपनी बात पे कायम रहे लेकिन बड़े वाटर डाउन इफेक्ट के साथ रहे, तो ऑप्टिक्स ये दिखाई गई कि ऐसी कोई डिफरेंसेस नहीं है। यानी उन्होंने नौजवानों की बात भी की और दूसरी तरफ जरदारी साहब ने ट्रेनिंग की भी बात की, यानी ये बताने के लिए कि ऐसी कोई हमारे अंदर इख्तलाफात नहीं थे। लेकिन दोनों ने जिस अंदाज से कहा, मेरे ख्याल से उसको बहुत हद तक जिसे कहते हैं ना कि माइल करके कहा गया। और फिर आपने ये भी देखा कि जलसे के अंदर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर खत्म हुई, जिस तरह से वो पग जरदारी साहब ने अपने सर से उतार कर बिलावल के सर पर दी, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया कि एक तो यह कि बाप बेटे में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है,
मेरे बाद मेरा जानशीन भी यही है। मैं भी यही चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आगे बनकर सामने आए। तो अगर कोई ये समझ रहे हैं कि वो 4P वाली पार्टी और 3P पार्टी का जो मैंने जिक्र किया था या जो तफरीक की थी, असल चीज वो है, वो नहीं है। असल यही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही मेरे जानशीन भी हैं और उन्हीं को हम देखना चाहते हैं आइंदा वजीर आजम। ठीक, अब हमने इन ऑप्टिक्स को अगर देखा तो हमें उस पर भी गौर करना चाहिए कि जब वो तकरीर कर रहे थे जरदारी साहब खास से संजीदा नजर आ रहे थे। कोशिश करूंगी भी अगर हमें मिले। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो शायद रिन साहब से बात होगी। मैं चाहूंगी हम ये भी जाने कि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो यकीनन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बेयकीनी का शिकार और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड अगर कोई तबका है तो वो नौजवान तबका खास तौर पे है बलूचिस्तान का। उनमें से किसी को ये बातें भाई होंगी आज जो बिलावल साहब ने की, किस हद तक असर किया होगा, इस पे ही बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमें एक्टिव नज़र आती है। आज कोयटा में उनकी तरफ से यौम तासीस मनाया गया। बिलावल साहब ने अपनी बहुत सी बातें दोहराई हैं। शायद रिन साहब, आप जब आगाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे तो आप बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से भी बात कर रहे थे। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये हम लोग मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर जब इंटरेक्ट करते हैं नौजवानों से, उसमें बलूचिस्तान के जो नौजवान और स्टूडेंट्स होते हैं उनके मसाइल मुल्क भर के जो दीगर नौजवान हैं उनसे कहीं ज़्यादा संगीन और कहीं ज़्यादा संजीदा होते हैं। सो बिलावल साहब जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं कि नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि मैं करूँगा, मैं उनकी उम्र का हूँ, ये अंदाज किस हद तक वहाँ पर काबिल कबूल रहता है वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए? आप समझते हैं कि पुरअसर साबित हो सकता है उनके लिए ये पैगाम जो दे रहे हैं वहाँ के नौजवानों को? अब साहब, बड़ी मायूसी के साथ मेरा जवाब नफ़ी में होगा। उसकी एक बुनियादी वजह है, मुझे ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब हों या उनके वालिद आसिफ अली जरदारी साहब हों, उनका कोयटा का जो जलसा है या यौम तासीस एक अच्छा पावर शो कहा जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह बग़ैर होमवर्क के है। जैसा कि मैं देख रहा था, बिलावल ने अपनी तकरीर में कार्डिक हॉस्पिटल की बात की। ज़रूर कार्डिक हॉस्पिटल NICVD का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस कराची में मौजूद है, लेकिन जो उनकी बलूचिस्तान की टीम है, मेरा ख्याल है उन्होंने उन्हें ब्रीफ ही नहीं किया कि बलूचिस्तान में इस वक्त इशूज़ क्या हैं। मतलब कार्डिक हॉस्पिटल एक कोयटा शहर में बन चुका है जो कि मिडल ईस्ट की फंडिंग से है और फिर उसको जो है पाकिस्तान आर्मी ने एग्जीक्यूट किया। इसके अलावा जो बुनियादी सेहत का ढांचा है या तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए अगर उनकी टीम ने उन्हें ब्रीफ किया होता, मतलब जिस तरह के चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में गंबट में की हैं उसके हवाले से उन्हें बताया होता कि बलूचिस्तान में हेपाटाइटिस कहाँ पर है, नसीराबाद में कितना है, चागी में कितना है, कोयटा में कितना है। तो एक जो बेसिक ब्रीफिंग है बुनियादी बलूचिस्तान के हवाले से, मुझे वो कम लगती है। दूसरा, बलूचिस्तान के नौजवान का बुनियादी मसला, अगर मैं कहूं कि वो स्टूडेंट्स चाहे हों या नौजवान हों, लापता अफराद एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है। और आसिफ अली जरदारी चूंकि खुद भी बलोच हैं और दस्तार भी उन्होंने अपने सर पे रखी हुई थी, आज अगर उनकी तरफ से या उनके साहबजादे की तरफ से ये बात सामने आती कि वो पॉलिटिकल ओनरशिप लेके इस मसले को हल करेंगे, वो रियासत और लवाहिकीन के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा करेंगे, तो फिर तो मेरा ख्याल है वो बलूचिस्तान के यूथ को अट्रैक्ट भी कर सकते थे और बलूचिस्तान के यूथ की एक उम्मीद भी बन सकती थी कि ये हमारे सबसे बर्निंग इशू को रिजॉल्व करने की बात करें। देखिए, एक चीज याद रखें, लापता अफराद के मसले से आप इनकार नहीं कर सकते और इसमें जो दो बयानियां हैं, एक लवाहिकीन का बयानिया है, एक रियासत का बयानिया है, इसके बीच में कुछ पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, उन्होंने लाजमी सी बात है अपना एक पॉलिटिकल माइलेज लेना होता है, वो लेते हैं। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली जो पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए वो हमें पिछले 15-20 सालों में नजर नहीं आती है। जिस दिन भी वो पॉलिटिकल ओनरशिप ली गई, ये बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है, मैं कहूं अगर मिसिंग पर्संस हैं तो गलत नहीं होगा, इसके बाद करप्शन है, बैड गवर्नेंस है। मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो ने जरूर एक पॉलिटिकल मूव के तहत या उनके वालिद ने बलूचिस्तान का रुख भी किया है और इस वक्त बलूचिस्तान की अहमियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों के लिए इकॉनमी के बेल आउट पैकेज की वजह से है, लेकिन उनकी जो होमवर्क है, उनका जो वर्किंग है बलूचिस्तान के हवाले से, उसमें मुझे कमजोरी लगती है। सुमरो साहब, जो बिलावल साहब अंदाज अपना रहे हैं, हमने एक सिलसिला देखा जिसमें वो उम्र रसीदा सियासतदानों का जिक्र बारहा करते आ रहे हैं, फिर अब वो खिलाड़ी की बात करके एक तफरीक करके वो अपने आप को मवाजने के तौर पे पेश कर रहे हैं। ये अंदाज वो दुरुस्त अपना रहे हैं या दुरुस्त सीख रहे हैं? उनके वालिद साहब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो सीख रहे हैं, अभी ये सही तरफ जा रहे हैं वो, या जिस तरह अभी रिंद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर बलूचिस्तान आप जा रहे हैं तो वहाँ के जो मसाइल हैं कैटेगोरिकली उनके ऊपर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा?
बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ शाहिद की रंजीत साहब की इस बात से कि बलूचिस्तान का जो असल मसला है वो लापता अफराद का है, वहाँ पर इंसाफ का है, वहाँ पे जो पसमानदगी है वो बहुत ज्यादा है। बाकी मुल्क बल्कि इंसानों की जिंदगी ही नहीं जीते, उनको एड्रेस नहीं किया बिलावल भुट्टो ने। लेकिन जो दूसरी बात जो वालिद और बेटे वाली है, अब साहब हमारी जो सोसाइटी है खासतौर पर सिंध की और बलूचिस्तान की, जब वालिद बेटे की सर पर अपनी पग उतार कर रख दे दस्तार, तो उसका मतलब है कि सारा बेटे के हवाले हो गया हुआ है। तो बिलावल भुट्टो के लिए आसिफ जरदारी अगर ये बात करते हैं कि वो अभी मैं उनकी तरबियत करूंगा या उनको सिखाऊंगा, और लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि वजीर आजम बिलावल को बनाऊंगा, तो इसका मतलब है कि तरबियत की जरूरत के साथ साथ वो ये भी तस्लीम करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस काबिल हो गए हैं कि वो मुल्क चला सके। उन्होंने जो मिसाल दी कि पहले जब बिलावल वजीर आजम वजीर खारजा बने तो वो जाते थे तो उनकी शनाख्त होती थी उनके नाना, उनके वालिद, उनके वालदा, लेकिन अब लोग उनको अपने नाम से पहचानने लग गए हैं। तो एक उन्होंने इसको तस्लीम भी किया कि बिलावल के अंदर ये जो है वो सलाहियत है कि वो अपने आप को मनवा सके। दूसरी बात ये है कि दूसरा सवाल आपका मैं भूल गया, दूसरे सवाल की तरफ अगर आप आएंगे तो मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी। उसरा नादिया भी ये कह रही थी कि एक इख्तिलाफ तो वो उस इंटरव्यू के बाद बिलखुसूस उनको भी समझती हैं कि हुआ दोनों के दरमियान। सो इससे फिर पब्लिक के अंदर क्या तासुर जाता है? सोमरो साहब, एक सियासी जमात का एक नैरेटिव होना चाहिए। आगे जाके हम PTI की भी बात करने जा रहे हैं और बड़ी कन्फ्यूजन है आज के दिन तक कि उनकी पार्टी का नैरेटिव क्या है, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है, उनकी क़यादत जेल के अंदर है। तो यहाँ पर बातें दोनों इंटायरली डिफरेंट कर रहे हैं। वो कौमी हुकूमत बनाने की जरदारी साहब बात कर रहे हैं और साहिबजादे उनको अपने आप को प्रेजेंट करें कि ये सब उम्र रसीदा है, ये सब आउटडेटेड हो चुके हैं, मैं ही एक ऑप्शन हूं। बयानिया तो सेम होना चाहिए ना, ताकि लोगों को भी समझ आए। देखिए, एक अंदाज सियासत में तो शुरू से फर्क रहा है, ये फर्क है और आगे रहेगा। इख्तिलाफ राय इस मामले पर दोनों के दरमियान है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीजें आकर किसी नहज पर रुक जाएंगी, रुकेगी नहीं। ये इसी तरह अपने राय के साथ, अपने अंदाज के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी जो बात आपने उम्र रसीदा लोगों के मुतालिक की है, देखिए उसकी जो मैं उसको समझ पाता हूँ, जो आज बिलावल ने खुद भी उसको बिल्कुल क्लियर अल्फाज में, वाज़ेह अल्फाज में कहा है, और जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी है कि एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत की पॉलिसीज खत्म करके दूसरी जो पहले वाले हुक्मरान होते थे उनको जेलों में डाल देती है, फिर दूसरी हुकूमत आती है तो उससे पहले वालों को जेल में डाल देती है। तो पाकिस्तान में आप देखिए तसल्सल नहीं रहा। पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें रही हैं सिवाय 2008 से 2018 तक, ये जो 10 साल का COD का दौर है, इससे पहले और इसके बाद में आप देखें कि इंतकाम और माजी में फंसी हुई हमारी क़यादत हमें मिली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल बात गलत कह रहे हैं, बिलावल की बात बिल्कुल ठीक है। हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान है बेशक रहनुमाई करें, लेकिन अगर उनके जहन में ये है कि वो अगर अपने इंतकाम लेंगे, अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे, तो फिर मुल्क आगे नहीं जा सकता। ये बात गलत नहीं है। मेरा ख्याल है कि नौजवानों के बाद आज नहीं तो कल नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ये बात बिलावल। जी, और एक मौजूद भी है एक बड़ी तादाद जिनको चाहिए ऐसी बातें कोई, उनको भी कोई मुखातिब करे। मैं अब आगे बढ़ती हूँ। PTI की नादिया आपसे मैं बात करना चाहूँगी। एक डेवलपमेंट आज की ये है कि जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त वो मुख्तलिफ हवालों से वो रख रहे हैं सामने। पहले सदर मुमलिकत ने एक लेटर लिखा था, अब PTI चेयरमैन की तरफ से ख़त लिखा गया और इस बार चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को लिखा गया। आप समझती हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से एक पोजीशन रखते हैं चीफ जस्टिस साहब माजी में, वो जो उनके सामने रखा जा रहा है कि सियासतदान जो हमारे हैं उनको गुमशुदा किया जा रहा है, उनको मौका, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही है, और गिरफ्तारियां जिस अंदाज में की जा रही हैं, हम बहुत दफ़ा आप और हम अपने प्रोग्राम्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। किस किस्म का रद्द-ए-अमल इनको एक्सपेक्ट करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब की तरफ से? देखिए अब जाहिर है ये तो हम नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस इसके हवाले से क्या करेंगे, लेकिन ये ज़रूर वाज़े हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं, जाहिर है पाकिस्तान की सियासत को बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं, सबसे बड़े ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, उन्हें समझ में आ गया कि पावर्स टू बी जिस तरह से एक्ट करती हैं और जिस तरह से उनके अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ था नवाज लीग के साथ या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, आज उनकी बारी है और उनके साथ होता नजर आ रहा है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर हर एवेन्यू को वो ज़रूर ट्राई करना चाहते हैं, या जिसे हम कहते हैं ना कि
लेट्स नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। वो ये तमाम तर चीजें जो है वो अपनी किटी में डाल रहे हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख रहे हैं, इसी तरह सदर मुमलिकत ने लिखा, इलेक्शन कमीशन में बैरिस्टर अली जफर कई मरतबा जाकर मिल चुके हैं, इसका जिक्र कर चुके हैं। वो रहनुमा जो कि रूपोश भी हैं, मतलब सामने भी नहीं आते और छुपते भी नहीं हैं, यानी टेलीविजन स्क्रीन पर आ भी जाते हैं, वो भी इसका जिक्र करते हैं। और वैसे भी पब्लिक स्पेस में सबके सामने है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिलती है। आप केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल करते करते थक जाएं, लेकिन वो जवाब देते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर केयरटेकर जो है उनसे पूछे, वो कहते हैं वो जहां जलसा करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन जहां जलसे की पंजाब में उन्होंने कोशिश की, उनको बता दिया गया ये कमर्शियल एरिया है, आप यहां नहीं कर सकते। फिर उसके बाद कोई और जो है वो बता दिया जाता है। अच्छा, कहीं अगर लोग जमा हो जाते हैं, फिर जिस तरह से दूसरे दिन पर्चे कटते हैं, वो भी सबके सामने हैं। अब ये तमाम तर चीजें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने उन्होंने लिख तो दी हैं। हाँ, अलबत्ता वो जो हाई मॉरल ग्राउंड या जिस तरह से वो आइन के साथ हमेशा चलते नजर आए हैं और आइन के ऊपर बात करते हैं और अपने कई कोर्ट केसेस के रिमार्क्स में वो जिक्र करते हैं, उन पीसीओ जजेस का जिक्र करते आए हैं, मार्शल लॉ का जिक्र करते आए हैं। मेरे ख्याल से उनके ऊपर भी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है, जबकि वो ये कह चुके हैं कि 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं उसकी गारंटी उन्होंने दी है कि इस तारीख से इधर उधर कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा अब इस तारीख तक पहुंचने के लिए जो तमाम जमातों को इंक्लूसिव और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी है वो देना अब उन पर भी ये जो है लाजिम और मलजूम हो जाएगा कि वो किस तरह से इन चीज़ों को सेटल करते हैं। शाहिद रिंद साहब, आप इस्लामाबाद में बैठकर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और हमें और आपको जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो बराह रास्त ये कार्रवाइयाँ मॉनिटर कर देख रहे हैं और कवर कर रहे हैं, उनसे बात करने का भी हमें मौका मिलता है। हाँ, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? 8 फरवरी की इलेक्शन की तारीख चीफ जस्टिस साहब ने दिलवाई, लेकिन उसके बाद वो और भी बहुत सारे मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं अपनी डेली बेसिस के अंदर, जहां सिविल सर्वेंट्स को साहब कहकर ना पुकारा जाए, अदलिया के लिए मुअज़्ज़िज़ का लफ्ज़ भी ना इस्तेमाल, इस किस्म के इशूज़ के ऊपर भी वो गौर ख़ौस कर रहे हैं, मामला को सामने रख रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं अपनी। आप समझते हैं कि पीटीआई चेयरमैन ने जो शिकायत उनके सामने रखी हैं, इसके ऊपर कमीशन बनाने के कोई इम्कानात हैं चीफ जस्टिस की तरफ से? देखें, इम्कान की हम बात अदालत से नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं। उन्होंने अगर कोई शिकवा या कोई शिकायत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से की है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस वैसे ही सुनना चाहिए जैसे वो शाहिद को या अफसा को या नादिया को सुनते हैं, और उनके जो भी शिकवे या शिकायतें हैं उन्हें रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। लेकिन एक बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा, आप ये देखें, उन्होंने जो नामजदगी की है मेरी नज़र में वो बहुत अहमियत की हामिल है। अगर बैरिस्टर गौहर को वो नॉमिनेट कर रहे हैं तो बैरिस्टर गौहर को जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत ही सुलझे हुए जिसे कहते हैं लॉ एक्सपर्ट और पॉलिटिशियन के तौर पे इमर्ज हुए। और मेरी मालूमात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर उन लोगों में रहे हैं जिन्होंने हमेशा जिसे कहते हैं वो दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की, और बहुत से मामलात में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ऐसी एडवाइजेस भी दी जिन्हें उस वक्त तो नहीं माना गया, लेकिन उसका बाद में जो नुकसान हुआ वो सामने आया। मेरी मालूमात के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब कुछ लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, और बेसिकली बैरिस्टर गौहर की नामजदगी भी इसीलिए, देखें, उन्होंने शेर अफजल मरवत या अपनी फैमिली में से किसी को नॉमिनेट नहीं किया, उन्होंने जो है नॉमिनेशन किया बैरिस्टर गौहर की। और ये लफ्ज़ आप सा याद रखिएगा, अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है पीटीआई के मामलात में तो उसमें बैरिस्टर गौहर का एक बहुत अहम रोल होगा, ये आने वाले दिनों में अंदाजा होगा। ये बैरिस्टर गौहर साहब वाला जो मामला है, एज ऑफ नाउ रिंद साहब हम कुछ कंफर्मेशन इस हवाले से नहीं दे सकते। सोमरो साहब, ये मैं आपकी तरफ लेके आऊंगी मामला। आप देख रहे होंगे लतीफ खोसा साहब वो भी अडियाला जेल में पीटीआई चेयरमैन से मिलकर आते हैं और फुल वसूख के साथ वो ये बात करते हैं। नईम हैदर जो गालिबन उनके हमरा भी थे वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि खान साहब ने पैगाम दिया, जिसके ऊपर आकर लतीफ खोसा साहब ने डिनाइल दिया। लेकिन उसके अलावा अली जफर साहब की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके साथ अलीमा खान साहिबा भी इत्तेफाक कर रही हैं, खोसा साहब से भी इत्तेफाक कर रही हैं। ये पीटीआई के अंदर चेयरमैन के मामले के ऊपर चल क्या रहा है? आपकी अपनी असेसमेंट के मुताबिक अडियाला में बैठे हुए चेयरमैन पीटीआई ये चाहते हैं कि अगले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर वो खुद ना हो बतौर चेयरमैन और गौहर साहब हों, या वो नहीं चाहते? आप क्या समझ पा रहे हैं इस मामले को? देखिए, एक तो इमरान खान साहब की जो चेयरमैन पीटीआई की जो एक नफ्सियात है उसको समझने की जरूरत है। क्रिकेट के जमाने से लेके पार्टी बनाने तक वो अपने ग्रुप को, अपने जो लोग करीबी लोग होते हैं उनको आपस में लड़ाते रहते हैं, उनको लड़ाकर आगे वो बढ़ते रहते हैं और वो उसमें कामयाब भी रहे हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह का ही है कि उन्होंने फैसला कुछ किया और उसकी तरदीद कहीं और से करवा दी। यानी अपना बैरिस्टर अली जफर साहब जो है
बैरिस्टर अपना गोहर साहब और शेर अफजल मरवत और उमेर न्याजी, ये 4 लोग कहते हैं कि जी फैसला ये हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन पार्टी वो चेयरमैन पीटीआई मौजूदा जो है वो नहीं लड़ेंगे और निगरान चेयरमैन पीटीआई आएगा। और खोसा साहब कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर उनकी तारीफ पंजोता साहब करते हैं। तो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करके और इस तरह का मामला, इसमें इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई का अपना भी मुझे लगता है कि किरदार है। जहां तक बात रही वो जो शायद वरुण साहब बात कर रहे थे, उन्होंने तो एक इमरान खान चेयरमैन पीटीआई ने एक वाज़ेह अल्फाज में एक पैगाम भिजवाया है जिसकी तरदीद कहीं से नहीं आई शेर अफजल मरवत की तरफ से कि पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ, इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ जो लोग बात करेंगे, जो लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करेंगे, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। और वो अब एक जिसको कहते हैं सीबीएम्स, एतमाद की बहाली के इकदाम के तौर पर वो खुद भी पीछे हटने को तैयार हुए हैं और वो ये मैसेज भी कर रहे हैं कि जी उनकी लड़ाई नहीं है और वो सुलहजूई के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो दीवार के साथ लग चुके हुए हैं। उनको अंदाजा है कि वो इंतखाबात में उनके नाम से पार्टी अगर रजिस्टर होगी तो वो किसी भी टाइम पर निशान उनसे छीना जा सकता है। गुस्ताखाना का मुकदमा, उसके बाद साइफर का केस कहा जा रहा है कि वो स्पीडी ट्रायल होगा और उसमें भी उनको सजा हो सकती है। तो अगर इलेक्शन के दौरान यानी अगर कागजात नामजदगी जमा हो जाते हैं, शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उस दौरान अगर दोबारा इनको कोई सजा हो जाती है और इनके नाम पर ही पार्टी रजिस्टर्ड है तो फिर बल्ले का निशान तो नहीं रहेगा, जिस तरह सेनेट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग के साथ हुआ था। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है उनके अंदर कि करे तो क्या करे। लेकिन जो समझदार मुकला है उन्होंने उनको यही मशवरा दिया है बैरिस्टर वली जफर अपना और बैरिस्टर गोहर ने कि आप एक बार जरा पीछे हट जाएं ताकि कम से कम ये जवाज ना रहे कि जी आपकी जमात के जो सरबराह है वो सजा याफ्ता के लिहाजा आपकी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती, किसी को जवाज नहीं देना। और मुझे मेरे एक और चीज भी मैं काफी दिनों से जो असेस भी कर रहा हूँ और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब को खत गया है, इस तरह की और भी वो एक्टिविटीज करेंगे, इस तरह की और भी वो खतो किताबत करेंगे। एक फैसला ये भी या एक तजवीज ये भी चेयरमैन पीटीआई के ज़ेरे गौर है कि अगर उनको खुला मैदान नहीं मिलता, अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, जिस तरह बिलावल भुट्टो जलसे कर रहे हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग नून एक्टिविटी कर रही है, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, अगर उस तरह उनकी पार्टी के वो लोग जो मुकदमात में मुलविस नहीं है वो अगर कहीं जलसा करना चाह रहे, कॉर्नर मीटिंग करना चाह रहे या कोई वर्कर्स कन्वेंशन करना चाह रहे, अगर उनको इजाजत नहीं दी जाती तो ये सारे जो है वो लवाजमात पूरे करके अपनी तरफ से सारी जिम्मेदारियां पूरी करके ताकि किसी के पास जवाब ना रहे तो फिर इंतखाबात के बाइकआउट की तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए ये खतों की किसी सिलसिले की कड़ी है कि हमने आपको बराबर बता दिया था कि हमें तो किसी किस्म की एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। और आखिरी बात अफसर होनी चाहिए इजाजत, अगर पीटीआई रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के कागजात में है तो उनको इजाजत होनी चाहिए एक्टिविटी की, वरना बेमानी हो जाएगी। बेमानी, ये बहुत ही अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज्यादा अहम बात आपने की। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, नादिया से भी इस पे बात होगी। पाकिस्तान में इलेक्शंस का बॉयकॉट करना कभी किसी के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। अगर इस तरफ पीटीआई जाने का सोच रही है तो उनको इस वक्त किन ग्राउंड्स के ऊपर सोचना चाहिए? शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें पीटीआई की चेयरमैनशिप के हवाले से जो एक मुतजाद किस्म के बयानात हमारे सामने आ रहे हैं। नादिया, आपकी नज़र में -1 की बात पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान कर चुके हैं। ये टर्मिनोलॉजी हमारे लिए, हमारे आवाम के लिए कुछ नई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखते हुए आप समझती हैं कि उनके लिए ये कंसर्न होना चाहिए? सर लतीफ़ कोसा साहब बड़े जज्बात के साथ आकर ये कह रहे हैं कि किसी सूरत -1 कबूल नहीं किया जाएगा, ना खुद चेयरमैन करेंगे। वो एक अपनी तरफ से पैगाम दे रहे हैं, बाकी पार्टी की जो पार्टी के जो तर्जुमान है वो एक अलग पोजीशन अपना रहे हैं। साथ ही एक और बात भी कहेगा, जैसे ब्रेक से पहले बात सोमरो साहब कर रहे थे कि अगर मैदान इनको नहीं मिलता तो वो समझते हैं ये भी हो सकता है, और इस पे तर्ज पे भी गौर कर सकती है पीटीआई के
बॉयकॉट कर दिया जाए? आप समझती हैं इस तरफ जाएगी पाकिस्तान तहरीक? देखिए अब मेरी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बॉयकॉट तो कम से कम नहीं करेगी। सुमरो साहब की हो सकता है इन्फॉर्मेशन हो, अभी तक मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें बॉयकॉट का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर आप बॉयकॉट कर देंगे तो आप 5 साल के लिए सिस्टम से एकदम आउट हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से पहले ये करके देख चुके हैं, और जैसे आपने भी कहा था कि कोई भी सियासी जमात जब बॉयकॉट करती है तो वो उसके लिए अच्छा साबित नहीं होता। फिर मेरे ख्याल से कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रियलाइज जरूर किया है कि जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट से भी बॉयकॉट कर दिया था, बाहर निकल गए थे, बहुत सारे फैसलों के अंदर वो शामिल नहीं थे। अगर वो मौजूद होते तो बहुत सारी चीजों को वो तब्दील कर सकते थे। लेकिन ये जो मामला है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन होंगे या आपस में जिस किस्म की बातें हो रही, देखिए मरवत साहब को वाइस चेयरमैन बनाने पर यह बात बिल्कुल मैं वसूख से आपको बता रही हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो तहरीक इंसाफ का जितना भी कॉम्पोजिशन बाकी है वो इस पे काफी खफा थे कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। एट द सेम टाइम उनका ये गिला भी था कि हमारी जमात के साथ वो कुछ कर दिया गया है कि अब हम मरवत साहब को वाइस चेयरमैन बना रहे हैं। यानी उनके मेरे ख्याल से ताल्लुकात मरवत साहब की तरफ अच्छे नहीं होंगे, लिहाजा वो नहीं समझते कि उनको वाइस चेयरमैन बनाना चाहिए। जहां तक बैरिस्टर गौहर की बात है, जैसे शाहिद रिंद भी कह के गए कि वो सुलझे हुए हैं, आपको ये याद होगा कि एतजाज एहसन के साथ वो काम कर चुके हैं। बैरिस्टर गौहर जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जिस वक्त इमरान खान मौजूद थे वहां पर बायोमेट्रिक्स के लिए, वो वहां पर उन तमाम तर मराहिल में भी मौजूद थे। दरमियाना आर्गुमेंट भी आपको याद होगा ना? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, वो बीच का रास्ता भी निकालते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूं कि ये एक बड़ी स्मार्ट पॉलिटिक्स है इमरान खान की तरफ से, और जो कुछ भी बैरिस्टर अली जफर उनसे मिलते हैं, इवन लतीफ खोसा हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, बैरिस्टर सफदर हो गए, कि अब आप ये तमाम चीजें इस वक्त, क्योंकि आपको लीगली बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं और एक टेक्निकल नॉकआउट आपका हो सकता है, बिकॉज तोशाखाना में सजा मुअत्तल जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुई है, और अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कराएं तो बल्ले का निशान भी जा सकता है। ये तमाम तलवारें अगर हमारी जमात पे लटकी हुई हैं तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप लॉयर्स को जो है इस वक्त पार्टी हाथ में दे दें, क्योंकि जितने भी सियासतदान आपके पास मौजूद थे उनको या तो गायब कर दिया गया या उनके जमीर जाग गए, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए PTI 2 बनकर, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में खैबर परवेज खटक साहब की जो जमात है उधर चले गए। तो कम से कम वकला के ऊपर कितना दबाव डाला जाएगा? क्या उनकी जबरी गुमशुदगी मुमकिन होगी? आप माजी में याद करें कि जब वकला बरादरी वो बरादरी है जो बड़ी मुत्तहद होती है, आपको वो याद होगा कि पंजाब में जिस तरह से अस्पताल के ऊपर हमला किया गया था, उसमें तमाम तर वकला, उस वक्त हसान न्याजी भी मौजूद थे, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद में जिस तरह से वकला ने एक बदतमीजी हुई थी और उसके बाद वो रिएक्शन सामने आया था, क्या हुआ? वकला को कोई नहीं छू सका। यानी ये वो कम्युनिटी है जो फिर एकदम साथ हो जाती है। तो इनको अगर आपने जबरी गुमशुदगी इनकी करनी है या इनको डराना है, धमकाना है कि वो पार्टी छोड़ दें, वो कर दें, तो आप ये सोच सकती हैं कि पाकिस्तान भर के जो वकला हैं वो कहीं ना कहीं तो फिर साथ देंगे। फिर दूसरा, उस वक्त क्या अदालतें खामोश रहेंगी? बार और बेंच का जिस तरह से ताल्लुक रहा है और अभी भी नजर आता है, क्या वो उससे अलग हो जाएंगे? तो मेरे ख्याल से बहुत ही स्मार्ट मूव मेरी असेसमेंट में तो उन्होंने लिया है। सुमरो साहब, एक और हवाले से आपसे बात करना चाह रही थी। खोसा साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, आज खबरों की जीनत एक और मामला भी बन रहा था उनसे मुतालिक, और वो कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो प्राइवेट गुफ्तगू होती है उसके लीक होने का एक सिलसिला है जिसको आज भी जारी रहता हुआ नजर आया। हमें एक ऑडियो लीक की गई है जिसमें खोसा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं बुशरा बीबी से मुबैना तौर पर, और ये आप कैसे देख रहे हैं? उसके कंटेंट्स जो हैं उस पर कुछ इतनी अहमियत मेरी नज़र में उनकी नहीं है, लेकिन ये जो टैक्टिक्स हैं, जिस किस्म की बातें हो रही हैं आजकल, जो अंदाज हैं, किसी हद तक नादिया ने भी अपनी गुफ्तगू में उसका हवाला दिया, PTI के ऊपर जो एक तरफ कानूनी तौर पर तो जो मुकदमात और मामलात चल रहे हैं उसके ऊपर तो मेरिट्स पे बहस होती है, लेकिन ये जो ज़ाती लेवल के ऊपर बातें हो रही हैं, आप समझते हैं कि इसका फ़ायदा होगा PTI को या नुकसान होगा? देखिए, इमरान खान साहब का जो फॉलोअर है PTI का, चेयरमैन PTI का, वो है कल्ट, उनको फर्क नहीं पड़ता। जितना मर्जी एक खातून का वो किताब आ गई, खबर मालिका साहब एक दरखास्त लेकर आ गए, उसका फर्क नहीं पड़ रहा। ये वाला मामला जो है घरेलू लड़ाई है नंद की और भाभीियों की, जिस तरह, और इनके घर के अंदर ये मामला बहुत पुराना चलता आ रहा है, बातचीत नहीं है इनके आपस में। और उसमें आप देखिए ना, वो जो ऑडियो है उसमें वो बहुत ज्यादा हंस के बुशरा बेगम साहबा जो है, बुशरा बीबी साहबा, वो सरदार लतीफ खोसा साहब से बात कर रही हैं और बातें बता रही हैं कि क्या क्या उनकी बहनें जो है चेयरमैन PTI की सरदार लतीफ खोसा के मुतालिक उनको कह रही है।
तो इनकी घरेलू लड़ाई है, लेकिन बहरहाल इससे उनकी सियासत पर मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। इतनी जरूर है कि कुछ चीजें जो सोर्सेज से पता चल रही होती थी वो सामने आ गई है कि किस तरह उनके फैमिली के अंदर भी, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात, पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं, वकला के अंदर इख्तिलाफात, वो सारी चीजें तो सरेआम थी। लेकिन ये बातें अब इस ऑडियो लीक के जरिए जाहिर सामने आ गई है कि घर के अंदर भी इख्तिलाफात है, लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छी चीज नहीं है। जिस तरह ये माहौल बनाया गया है, सियासत में इस नहज तक चीजों को नहीं लेकर जाना चाहिए। ना माजी में पीटीआई की मोहब्बत में जो कुछ किया जा रहा था, या अब जो कुछ उनको एक्सपोज करने के लिए किया जा रहा है, तो दोनों सूरतों में दोनों चीजें जो है वो मुआशरे की को गिरावट की तरफ लेकर जाएगी, सियासत को मजीद खराब करेगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा किसी को, और जिनके लिए किया जा रहा है उनको नुकसान भी नहीं होगा, नुकसान भी उनके लोग इस बात। नादिया, ये जो बात है, ये जो सिलसिला है, इस किस्म की जो बातें अब चल पड़ी हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन पीटीआई के दौर में जो सिलसिला शुरू हुआ आवाज़ें बंद करने का हो, खा वो या फिर जो अपने सियासी मुखालिफिन को जिस अंदाज में बार बार चोर डाकू कहा गया, उसके नताइज पीटीआई के लिए अच्छे नहीं निकले। लेकिन वो सिलसिला अब इस नहज के ऊपर आ गया जो आज हम, आप और सोमरो साहब डिस्कस कर रहे हैं। आप समझती हैं कि पॉलिटिशियंस को इस वक्त एक कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह खुलकर बातें अब हो रही हैं ज़ातियात के हवाले से, इससे 2 कदम आगे चली गई तो फिर बातें तो नहीं होंगी, फिर तो विजुअल्स ही रह जाएंगे बाकी। सो आप समझती हैं कि कंसर्निंग बात है सबके लिए? है तो कंसर्निंग बात, लेकिन अफसा क्या कंसर्न आपको नजर आ रहा है? ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी अपनी जैसे मरियम नवाज साहिबा भी जेल में रह के आ चुकी हैं, तो उनको तो सबसे ज्यादा ये सोचना चाहिए कि खवातीन जो इस वक्त जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, जिनकी जमानत होने के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जाता, उन पर दूसरे केसेस बना दिए जाते हैं, क्या ये ठीक है? क्या ये इंतकामी सियासत इसको नहीं कहेंगे? अगर वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी हैं, यानी ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्वॉल्व है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है, लेकिन कम अज कम उनकी खामोशी जो है वो इन्वॉल्वमेंट से कम नहीं होती। क्योंकि अगर आप सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं है, बात यह है कि ये जमातें फिर शॉर्ट टर्म गेन्स देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ये वक्त दोबारा से टर्न होकर आएगा। जिस तरह से ये पहले इमरान खान साहब को याद दिलाया करते थे कि आज जो आप हमारे साथ कर रहे हैं ये कल आपके साथ होगा, यानी करने वाला नहीं बदल रहा, तरीकाकार नहीं बदल रहा, सिर्फ शक्लें बदल रही हैं। लिहाजा मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को यकजा होना चाहिए, और इन तमाम चीजों को डिफीट जब तक आप नहीं करेंगे, बदकिस्मती से मुल्क में यही सब कुछ चलता रहेगा। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी अफसा, जो सुमरो साहब ने कल्ट फॉलोइंग की बात की, बेशक होगी कल्ट फॉलोइंग तहरीक इंसाफ की, लेकिन अब हम इसको एक और जाविये से भी देखें कि 16 माह के अंदर जो पिछली हुकूमत थी जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और कहा कि उस वक्त की मईशत खराब थी, और बिल्कुल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उस वक्त भी महंगाई थी, लेकिन उस 16 माह के नतीजे में हुआ क्या? मतलब मजीद महंगाई हो गई। आप ये कहते नहीं थके कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, लेकिन शाह खर्चियां कहीं कम नहीं हुई। वो कोई एलीट कैप्चर जो इस मुल्क के अंदर हमेशा नजर आता है वो वैसा का वैसे ही रहा। किसी किस्म के आपने सख्त इकदाम नहीं लिए, ये तमाम सख्त इकदाम आपने केयरटेकर सेटअप के लिए छोड़ दिए, जिनके लिए आपने तरामीम की करवाई गई आपसे। लिहाजा मेरे ख्याल से इन लोगों के बुग़्ज़ में ज्यादा मैं समझती हूं कि वो फॉलोइंग बढ़ेगी, और पाकिस्तान में वैसे भी हमारी यहाँ सियासत जो है वो विक्टिम की होती है। आप जितना विक्टिम उनको बनाएंगे उनकी फॉलोइंग बढ़ती जाएगी, वो हीरो बनते जाएंगे। उनको अपने ख्यालात मजबूत करने के लिए आप कहती हैं भरपूर मौका पीडीएम की तरफ से भी फराहम किया गया। बहुत शुक्रिया नादिया नकी, इमदाद, और इस प्रोग्राम में शाहिद रिंद साहब भी हमारे साथ शामिल रहे। आप तीनों की कीमती राय और कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे नादिया साहिबा ने कहा कि तरीकाकार नहीं बदला बल्कि चेहरे सिर्फ बदल गए हैं। हम देखते हैं आने वाले दिनों में इस पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर अभी पॉलिटिशियंस हैं, वो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो मिलकर इस बात के ऊपर गौर करते हैं। इसको एक लम्हा फिक्रिया के तौर पर देखा जाता है कि सिलसिला कैसे खत्म होगा अगर मामला जातियात की गिर्द ही घूमते रहे। ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।